नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं प्रहार। यूपी में उपचुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो महाराष्ट्र और झारखंड में भी इसकी आंच दिख रही है। योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा खूब चल रहा है। अब योगी इस नारे में पूरी सियासी माहौल को बदलने की ताकत रखते हैं। विरोधियों को बटेंगे तो कटेंगे का जवाब नहीं मिल रहा है और अखिलेश यादव योगी के नारे को काउंटर करने के लिए नए नए नारे लेकर आ रहे हैं। बड़ी खबर तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे जवाब में अब समाजवादी पार्टी ने एक नया नारा लॉन्च किया है। सपा ने अब मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी का नारा दिया है। इसके पोस्टर अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर लखनऊ में लगाए गए हैं। सपा ने अपने पोस्टर के जरिए इस बार सीएम योगी पर सीधे हमला किया है। सपा के नए नारे में पीडीए के साथ साथ मठाधीशों का शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब उधर यूपी में चल रहे पोस्टर वॉर में मायावती भी उतर आई हैं। बीएसपी ने भी उपचुनाव में नारे वाला दांव खेल दिया है। बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे का नारा मायावती ने दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के हरियाणा चुनाव के दौरान दिए गए बयान ने, उस नारे ने, बटेंगे तो कटेंगे ने पूरे उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। इसकी आज झारखंड से लेके महाराष्ट्र तक देखी जा रही है। और इससे पहले अखिलेश यादव योगी ने के कटेंगे वाले जवाब को लेकर और इस नारे को लेकर लगातार उन पे हमलावर रहे हैं। दरअसल ना बांटेंगे ना कटेंगे ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, पीडी के संग रहेंगे जैसे नारे भी वो दे चुके हैं। और अब समाजवादी पार्टी की ओर से मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे यानी योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया है और कहते हैं कि पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी के नारे के जरिए वो बटेंगे तो कटेंगे के नारे को काउंटर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त जो समाजवादी पार्टी समझ नहीं पा रही है कि इस एक नारे का तोड़ वो कौन सा नारा होगा। दरअसल यूपी के चुनावी दंगल में बटेंगे तो कटेंगे नारे का असर दिखने लगा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव बार बार उसे काउंटर करने के लिए नए नए नारे लेकर आ रहे हैं। नए नारे में पहली बार सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाकर यह बड़ा पोस्टर लगाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं अमित चौबे नेता का नाम लिखा हुआ है, अखिलेश यादव की तस्वीर है, ऊपर लिखा है मठाधीश बांटेंगे, तो नीचे उन्होंने लिखा है कि पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये जो नया पोस्टर लगा है, इससे तो साफ लगता है कि अब ये जो मामला है और ज्यादा गरमाएगा, क्योंकि सीधे यहां पर योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया गया है मठाधीश लिखकर। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नया नारा है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे तो पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। और सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक नारे के जरिए, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। उदाहरण दिया था बांग्लादेश का, जहां वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उन्होंने कहा था कि संग रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, नेक रहेंगे, लेकिन वो भूल गए। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे ने बिल्कुल नींद उड़ा दी है इस वक्त समाजवादी पार्टी और साथ ही विपक्ष की। इस बीच बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के नए नारे पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि योगी के बांटेंगे तो कटेंगे नारे से सपा बौखला गई है। रोज नए नए नारे और होर्डिंग्स लगाकर वो ये जाहिर कर रही है कुछ का साथ और अपनों का विकास वाले एमवाई और पीडीए के नारे वाले समीकरण फेल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी रोज नए नारे, नए होर्डिंग, नए बैनर के साथ मैदान में सामने आ रही है। कंफ्यूज हो गई है, तय नहीं कर पा रही है कि नारा क्या रखे। समाजवादी पार्टी इतनी बौखला गई है कि कैसे जाति मजहब के समीकरणों को साधे, कैसे सबको साथ लेकर के चल सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है। लेकिन ये कुछ का साथ और अपनों का विकास जो इनकी थ्योरी थी, ये अब तक एमवाई का समीकरण गढ़ने वाले जो पीडीए का समीकरण गढ़ रहे थे, आज इनका पीडीए का नारा डिरेल हो गया है। और इसीलिए रोज नए नए नारे को खोज रहे हैं, नए नए पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन नारों और पोस्टर से भी उनकी चुनावी नैया पार नहीं होने वाली। ये उपचुनाव सभी की सभी सीटों पर बुरी तरह से हारने वाले हैं। अब उपचुनाव से पहले चल रहे पोस्टर वॉर में अब मायावती की पार्टी बीएसपी भी आ चुकी है। अब बीएसपी की इसमें एंट्री हो गई है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में मायावती ने भी नारा जारी कर दिया है। मायावती ने सपा और बीजेपी पर हमला किया और उन्होंने नारा दिया, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मायावती ने यह भी कहा कि सबसे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई है, तब से भाजपा और सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे
और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। प्रदेश की जनता को इनके ये हवाई नारों व पोस्टरबाजी आदि के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अपनी कमियों की वजह से ही अब बीजेपी के लोग ये नारा लगाकर उपचुनाव में वोट मांग रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं तथा वही सपा के लोग भी ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जबकि इनकी आड़ में ये दोनों पार्टियां यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रही हैं। अब बटेंगे तो कटेंगे जो ये नारा है, इसका मूल मंत्र एक ही है कि एक रहना है, एकता का संदेश है। अब एकता का संदेश कहां दिया गया था? हरियाणा के चुनाव में, जब योगी आदित्यनाथ ने एक चुनाव सभा में इस नारे को इस्तेमाल किया था, बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश का उन्होंने उदाहरण भी दिया था। उसके बाद हरियाणा में क्या हुआ सबने देखा। यही तो वजह है, क्योंकि जो एकता की बात हो रही है उससे जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको लगता है कि बटेंगे यानी कि उनके वोट बढ़ जाएंगे, कटेंगे यानी कि उनके वोट कट जाएंगे, और यही इसी के चक्कर में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यह संदेश दिया जा रहा है। अब योगी का जो यह बयान है, बटेंगे तो कटेंगे नारा, झारखंड में भी ट्रेंड कर रहा है। असम के मुख्यमंत्री ने जब झारखंड में प्रचार के दौरान योगी के नारे का इस्तेमाल किया तो हेमंता ने क्या कहा? झारखंड में एक विशेष समुदाय अपना नोट नहीं बांटता है, पूरा जेएमएम को वोट करता है। सनातन को बचाना है तो वोट बटने नहीं देना है। तो हेमंता ने यही कहा कि वोट बटने नहीं देना है, और साथ ही इशारा किसी की तरफ था, एक समुदाय की तरफ था कि इनका वोट कभी भी बटता नहीं है, कटता नहीं है, एक पर ही जाता है। झारखंड में एक विशेष समुदाय है, उनका वोट नहीं बांटते हैं। ये समुदाय पूरा की पूरा वोट किसको देते हैं? जेएमएम को देते हैं, कांग्रेस को देते हैं और लालू प्रसाद यादव को देते हैं। लेकिन हमारे जो हिंदू का वोट है, सनातन का जो वोट है, हम ये वोट किसी को 2%, किसी को 10%, किसी को 20% देता हो, हमारा वोट बच जाते हैं और ये विशेष समुदाय का वोट एक भी नहीं बांटते हैं और कांग्रेस पार्टी जेएमएम जीत जाते हैं। हमारे झारखंड में अगर हम सनातन संस्कृति को बसाना है, अगर हिंदू झारखंड में गर्व से रहना है, तब हमें हमारा वोट भी बंटवाना नहीं है, हम एक रहना है। अगर हम एक रहेगा तब हम सेफ रहेगा, अगर हम एक नहीं रहेगा हम सेफ नहीं रहेगा। अगर हम लोग हिंदू बच जाता हो तो फायदा किसका होगा? आप लोग खुद समझिए। आज राहुल गांधी को हमें बताना है कि हम हिंदू बांटने वाला नहीं है, हम हिंदू एक है और हम हिंदू एक रहेगा। ये बात आज हमें उनको बोल देना है। भाई और बहनों, आज आप देखिए, हिंदू जब एक रहता है, हिंदू सब कुछ कर सकता है। 500 साल का बाद राम जन्मभूमि में दीपावली हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आज हिंदू ने बाबर का जगह में राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? जब हिंदू एक साथ रहता है, हिंदू सब कुछ कर सकता है। अगर हिंदू एक साथ रहेगा तो भारत विश्व गुरु भी बनेगा और हमारा सनातन संस्कृति भी बचेगा। लेकिन अगर हिंदू बांटेगा, ये आलमगीर आलम, इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति हमारा ऊपर राज करेगा।
अब हेमंता ने कहा कि राहुल गांधी समेत पूरा इंडिया गठबंधन हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंदुओं को एक रहना पड़ेगा। हिंदू एक रहेंगे तो जिस तरह से बाबर को हटाया गया है उसी तरह से झारखंड से आलम और इरफान को भी हटा देंगे। या हेमंत सोरेन हो या इंडी गठबंधन का तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सारे लोग आज हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है। हमारा ये मानना है अगर सनातन और हिंदू समाज एक रहेगा तो हम सेफ रहूंगा, नहीं तो हमारे झारखंड जैसा प्रदेश इरफान अंसारी, आलमगीर आलम जैसा लोग दोबारा कब्जा कर लेगा। बाबर तो बाबर ही है, बाबर आखिर कौन है? मैं बोला बाबर थे, बाबर को हटाया, अभी आलमगीर और इरफान को हटाना है। बाबर तो सब 35 करोड़ रुपया बरामद होता है, वो बाबर नहीं है क्या? किसी का घर में आदिवासी भाभी को, बहू को अपमान करते हैं, वो बाबर से भी तो बुरा है, औरंगजेब से भी तो बुरा है कि नहीं? अब हेमंता कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के भ्रष्टाचार और इरफान अंसारी पर अटैक कर रहे हैं, तो इरफान अंसारी ने जामतारा चुनाव प्रचार के दौरान खुद को हनुमान बताया और अपनी वानरी सेना के बल पर बीजेपी को ललकार दिया है। लोग कहते हैं इरफान अंसारी को बजरंग बली बोलते हैं, लोग बोलते हैं इरफान अंसारी हनुमान की तरह है। तो निश्चित तौर पर आज मैं कहना चाहता हूं, भाजपा वाले सुन लो कान खोलकर, ये हनुमान की सेना, ये बानर सेना मैंने भी यहाँ खड़ा किया है, ये बानर सेना मैंने खड़ा किया है। यहाँ मेरे हर सुख सुख में अब कोई मुकाबला करेगा तो बानर का सेना मुकाबला करेगा। आज आप टकरा जाओ भाजपा के लोग। अब देखिए बीजेपी इसलिए इतना हमलावर है क्योंकि 2019 के जो चुनाव हुए थे वहां झारखंड में तो बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे नहीं थी जेएमएम से। 30 सीटें जेएमएम के करीब आई थी और बीजेपी के 25 और उनके जो साथी मिलाकर करीब 30 सीटें आ गई थी, क्योंकि गठबंधन था वहां पर जेएमएम का कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ, उन्होंने सरकार बना ली। इसीलिए बीजेपी बहुत हमलावर है और बीजेपी जानती है कि अगर उनका तीर सही टारगेट पर लगता है तो इस बार वो बहुमत लेकर आएंगे और सरकार झारखंड में बना लेंगे। बहरहाल अब बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ, जहां पर इस वक्त जमीयत का एक बड़ा सम्मेलन चल रहा है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चल रहे जमीयत के सम्मेलन में अरशद मदनी समेत सैकड़ों उलेमा जुटे हैं। सम्मेलन में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल के खिलाफ यहां पर चर्चा की जा रही है। देश में बढ़ती धार्मिक कट्टरता के मुद्दे पर भी तकरीरें हो रही हैं। तो जमीयत की यहां पर बड़े सम्मेलन में धार्मिक गुरु इकट्ठा हुए हैं। अब यहां पर शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है। संविधान में किस तरह के बदलाव को लेकर जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उस पर चर्चा हो रही है। इसमें जो दो अहम मुद्दे हैं उस पर भी हम बात करते हैं। एक हो गया वक्फ संशोधन बिल, जिसको पार्लियामेंट के जेपीसी में भेजा गया है, जिसके खिलाफ मुस्लिम तमाम नेता खड़े हुए हैं, और साथ ही साथ यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह भी एक बड़ा मुद्दा है इस वक्त पूरे जमीयत के लिए। और यही वजह है कि जमीयत उलेमाए हिंद के इस सम्मेलन में चर्चा की जा रही है इन मुद्दों पर। तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में फिलहाल जमीयत उलेमाए हिंद की एक बड़ी गोष्ठी की जा रही है, जहां पर देश के तमाम जो नेता हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, वो पहुंचे हैं और वो अपनी अपनी तकरीरें दे रहे हैं। तो यहां पर देश में बढ़ती धार्मिक कट्टरता, अराजकता और सांप्रदायिकता, मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी और संविधान को खत्म करने की साजिश, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर इस वक्त जमीयत के इस सम्मेलन में चर्चा की जा रही है और इस पर बातचीत हो रही है। इसमें दो बहुत अहम हो जाते हैं। इसमें एक हो जाता है कि पर्सनल लॉ में दखल को लेकर, क्योंकि यूसीसी का मतलब ही है कि देश में एक संविधान और एक कानून होना चाहिए, जो कि नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है। दूसरी तरफ है वक्फ बोर्ड में संशोधन, जिसको लेकर बिल पेश किया जा चुका है, जेपीसी में है, और आप समझिए कि उसको लेकर इस वक्त जो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हैं और नेता हैं वो सरकार के खिलाफ एकजुट हुए हैं, लामबंद हुए हैं। अब जमीयत के सम्मेलन में अरशद मदनी भी पहुंचे थे। अरशद मदनी ने सीधे एनडीए के अलायंस पार्टनर्स को टारगेट किया है। अरशद मदनी ने कहा कि देश में मौजूदा हालात के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।
वक्फ बिल पर अगर ये पास हो जाता है तो अलायंस पार्टनर इसके लिए जिम्मेदार होंगे। उन पर दबाव बनाने के लिए दिसंबर में आंध्र प्रदेश में 5 लाख मुसलमान जमा होंगे और प्रदर्शन करेंगे। यकुम दिसंबर या 15 दिसंबर को हम वहां भी जमीयत उलमा की तरफ से कड़पा में जो चंद्रा बाबू नायडू का वतन है, हम वहां इंशाअल्लाह 5 लाख मुसलमानों को जमा करेंगे और अपने दिल के एहसास को उनके सामने रखेंगे। हम जिस तरह इस मसले के अंदर मुल्क की मौजूदा मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं, अगर खुदा न खास्ता ये कानून पास हुआ तो वो बैसाखी जिनके ऊपर ये बैठकर हुकूमत कर रहे हैं वो भी उस जिम्मेदारी से सुबुकदोश नहीं हो सकती। अब जमीयत के सम्मेलन में वक्फ संशोधन बिल के बहाने मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश तो की जा रही है। सैफुल्लाह रहमानी ने भी पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने भी अपना गुस्सा जाहिर किया वक्फ बिल को लेकर। वक्फ बिल पर बदलाव की कोशिश बेहद खतरनाक है ये कहना है, और साथ ही बिल पास हुआ तो मस्जिद से लेकर मदरसों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा ये भी बताया जा रहा है मुसलमानों को। वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों को मिलकर लड़ना होगा। बिल पास हुआ तो सरकार हर चीज का डॉक्यूमेंट मांगेगी और दिखाना पड़ेगा। अब जो वक्फ का कानून, वक्फ में जो तरमीम की कोशिश की जा रही है, याद रखिए ये बहुत ही ख़तरनाक तरमीम है। खुदा न खास्ता अगर ये कानून बन गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे शिया भाइयों के इमामबारे, दरगाहें, ये सब के सब इनका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये बड़ी अहम लड़ाई है और पूरी कुव्वत के साथ हमें इस लड़ाई को लड़ना है और जो कुछ मिल्लत के कायदीन जो आवाज़ दें उस आवाज़ पर लब्बैक कहें। अब ये कानून इतना ख़तरनाक है कि जो चीज़ सिर्फ इस्तेमाल की बिना पर किसी वक्फ को नहीं माना जाएगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट पेश करना होगा। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मांगेगी। आप सोचिए दिल्ली की जामे मस्जिद 400 साल पहले बनी। आज अगर कोई आपसे उसके डॉक्यूमेंट मांगे, उसके दस्तावेज़ मांगे, क्या उसका दस्तावेज़ देना मुमकिन है? अब बताइए खतरनाक क्या है? कोई आपके घर, आपके खेत या फिर आपके मंदिर को आके दावा कर दे कि वो उनका है, यानी कि अल्लाह का है, मुस्लिमों का है, और उसके लिए आप किसी कोर्ट तक नहीं जा सकते हैं, तो ज्यादा खतरनाक ये हुआ? या फिर कोई आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है कि आपकी संपत्ति है तो उसके आप हमें पेपर्स दिखाइए। बहरहाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को अब खतरा हो सकता है, क्योंकि उनके नाम को लेकर मुंबई में एक कॉल किया गया और धमकी दी गई। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेल से अज्ञात नंबर पे एक कॉल आता है जिसमें कहा गया कि अगर योगी ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी की तरह हत्या कर देंगे। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को यह धमकी शनिवार की शाम को मिली और यूपी के मुख्यमंत्री के लिए धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था अब अलर्ट कर दी गई है। अब योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी खबर जो आ रही है, योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें योगी को धमकी देने वाले मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। मुंबई पुलिस ने 24 साल की एक महिला को हिरासत में लिया है। तो आज ही मुंबई के कंट्रोल रूम में एक फोन कॉल आया था जिसमें बताया गया था कि योगी आदित्यनाथ को बाबा सिद्दीकी की तरह मार दिया जाएगा और 10 दिन का वक्त दिया था कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें। लेकिन इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस ने 24 साल की एक महिला को हिरासत में लिया है। आगे की जो डिटेल्स है वो धीरे धीरे सामने आएंगे कि आखिरकार ये महिला कौन थी और किस लिए उसने इस तरह के कॉल किए। आपको बता दें कि कल मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट को अज्ञात नंबर से फोन कॉल आया था जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर 10 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया तो उनका अंजाम भी बाबा सिद्दीकी के जैसा होगा। इस धमकी भरे संदेश के बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की थी और इस जांच के बाद आखिरकार 24 साल की एक महिला को गिरफ्त में लिया गया है। अब यह देखना है कि आखिरकार क्या वजह रही कि इस महिला को गिरफ्त में लिया गया है, कि क्या इसी के चलते कॉल आया था, क्या किसी खास नंबर के जरिए कॉल किया गया था जिससे यह महिला जुड़ी हुई थी। और ऐसा पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ के नाम पर कोई
धमकी भरा कॉल या फिर मैसेज आया हो। इससे पहले भी 11 जनवरी 2021 को यूपी के 112 नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर सीएम योगी को मारने के लिए धमकी दी गई थी, मैसेज किया गया था। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस ने बलिया से एक शख्स को गिरफ्तार किया था। तो यह हो गई बात 9 अगस्त की। अब 2022 की बात करते हैं। यहां भी 112 नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और धमकी देने वालों ने अपना नाम शाहिद बताया था और उसने 3 दिनों के अंदर सीएम योगी को मारने की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस ने मुंबई से एक युवक को गिरफ्तार किया था। अब 25 अप्रैल 2023 को भी यूपी के 112 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आया था, उसमें भी इसी तरह से धमकी दी गई थी। फिर जुलाई 2023 में यूपी के 112 नंबर के कॉल पर एक बार फिर से एक युवक ने मैसेज दिया, पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी और पुलिस ने इस मामले में देवरिया से एक लड़के को गिरफ्तार किया था। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगातार इस तरह के थ्रेट कॉल्स, थ्रेट मैसेजेस लगातार आते रहे हैं और उसकी बड़ी वजह यह मानी जाती है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने शासन प्रशासन में गुंडों और माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिस तरह से उनकी दुकानें बंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लेकर एक खौफ पैदा हुआ है उपद्रवियों में, अपराधियों में, और लगातार उन्हें इस वजह से धमकियां दी जाती है। बहरहाल क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, इस वजह से उनकी एक सुरक्षा घेरा है जो बहुत ही दुरुस्त है। तो ऐसे में घबराने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो लोग हैं उनकी मानसिकता सोचने लायक है कि आखिरकार वो किस वजह से योगी आदित्यनाथ को लगातार टारगेट करते हैं और धमकियां देते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को एक लंबी फेहरिस्त भी है। हमारे साथ साकेत राय जुड़ गए मुंबई से। साकेत, धमकी भरा कॉल आया था, इसमें कार्रवाई हुई है, अब एक महिला जो गिरफ्तार हुई इसके बारे में बताइए। देखिए, फिलहाल प्राथमिक रूप से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस और एटीएस की तरफ से मिलकर ये कार्रवाई की गई है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन इलाके की महिला बताई जा रही है। फिलहाल उसे नोटिस देकर हिरासत में लिया गया है और फिलहाल वर्ली पुलिस स्टेशन में ये पूरा मामला चूंकि दर्ज हुआ है, तो उसी आधार पर फिलहाल पुलिस बातचीत कर रही है, महिला से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में आगे की जानकारी खुलकर सामने आ पाएगी कि महिला ने किस इरादे से ये पूरा धमकी भरा मैसेज जो है वो योगी आदित्यनाथ को भेजा था। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ये मामले सामने आए हैं, खासतौर पर अगर आप नोटिस करें तो वर्ली के रेंज में, वर्ली इलाके के आसपास ही सभी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले पर भी लगातार जांच कर रही है कि क्यों केवल एक ही इलाके के आसपास, एक ही जोन के आसपास इस तरह के धमकी भरे मैसेज, इस तरह के धमकी भरे संदेश बड़े नामों को लेकर दिए जा रहे हैं। चूंकि जिस तरह से ये मैसेज आज सुबह भेजा गया था तो उसमें बताया गया था कि योगी आदित्यनाथ को 10 दिनों के अंदर इस्तीफा देना होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनका हाल भी बाबा सिद्दीकी की तरह ही होगा। तो जिस तरह से जिन शब्दों का इस पूरे धमकी में प्रयोग किया गया है, उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के लिए भी ये परेशानी का सबब बना हुआ है कि इस तरह की धमकियां सामने आ रही हैं। देखिए, इस मामले में इस धमकी को थोड़ा सीरियस लेने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह की साकेत, इस महिला का नाम क्या है, क्या करती है, इसके बारे में कोई जानकारी मिली? इस तरह की धमकी, देखिए, फिलहाल पुलिस सूत्रों की बात करें तो फिलहाल बताया जा रहा है कि अभी तक इस मामले में उसका पहला नाम फातिमा निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि अभी भी औपचारिक तौर पर पुलिस ने बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी है। अभी भी जो एटीएस के सूत्र हैं उनका भी यही कहना है कि अभी मामले में जो भी महिला बयान देगी उस पर वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद ही पुलिस खुलकर इस मामले में कुछ कह सकती है। क्योंकि इस रेंज में, खासतौर पर अगर वर्ली की बात करिए तो कई ऐसे मामले दर्ज हैं, तो कई ऐसे आरोपियों को, अब जैसे वर्ली का जिक्र कर रहे हैं तो एक ही रेंज से, एक ही जोन से लगातार इस तरह के कॉल आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। इस इलाके की जो डेमोग्राफी है वो भी काफी कुछ बताती है इन कॉल्स के पीछे में कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है।